पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 1। तो पार्ट 1 यानी इसमें अपने को 13 और 14 को स्टडी करना है, बट उससे पहले हम लोग सारे पी ब्लॉक एलिमेंट चेक कर लेते हैं। कौन से बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अभी पहले हमने इसको ट्रिक से लर्न किया था, अब ट्रिक वीक छोड़ दो, डायरेक्ट इसको लर्न करना है। एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का? 5। एल्यूमिनियम का 8 ऐड कर दो, 13 हो जाएगा। गैलियम का यस, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाता है, तो एस ब्लॉक के 2, पी के 6 और डी के 10, टोटल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ये 13 और ये 31। देन अब उसमें अगेन 18 ऐड करो, तो इट्स 49। बट थैलियम में क्या होता है कि एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे अब एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अब कितना ऐड करना है? 32 ऐड करना है। नाउ कितना? 81। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर रहता है। अब बोरॉन फैमिली जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ले लेते हैं, साथ में दोनों चीजें कर लेते हैं। तो इससे पहले जो इनर्ट गैस है तो कौन सा है? हम लोग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये आ जाएगा फिर 2s2 2p1। ये 2 4 एंड 1 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, नियॉन के 10, देन 3s2 3p1। देन और आगे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे हम लोग। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, आर्गॉन। बट आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। और अपना गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। अगर हम लोग इसमें ऐड भी कर देते 4s2 4p1 तो 21 ही होगा। 10 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वो 10 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? तो वहां पे जो डी आ गया उसके हैं, यानी 3d10 4s2 4p1। नाउ कंप्लीट। दिस इज 18 28 30 एंड 31। देन नेक्स्ट हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। This is 3d10. Now this one 4d10 5s2 5p1. Now thallium, thala for the reason. Helium, neon, argon, krypton. Now here is xenon. Xenon का एटॉमिक नंबर only 54 है ना? एटॉमिक नंबर लर्न कर लेने का 2 10 18 36 एंड दिस वन इज 54। अगर 54 है तो मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ 5d10 6s2 6p1। तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जो ऐड किया था 32 ऐड किया था, उसमें f की भी ऐड किए थे, और f स्टार्ट होता है 4f से। तो ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इन केस ऑफ बोरॉन फैमिली। अब ऐसे ही हम लोग कार्बन फैमिली का भी ले लेते हैं। क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनियम एंड प्लम्बियम, 3 एनलाइट। तो इसका एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी पता है 6। एक एक ऐड करते चले जाओ, एटॉमिक नंबर भी ऐड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक एक ऐड करते चले जाओ। व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13? 13 का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में NS2 NP1. This is general electronic configuration. And what is the oxidation state of this boron family? पहले तो मैक्सिमम +3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बट हेवियर एलिमेंट्स और भी कुछ इलेक्ट्रॉन करते हैं। वो कितना? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1। तो +3 शो करते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बट 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है?
यस, ये इफेक्ट के बेस पे ही तो ये लेसन है. दैट इफेक्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये हेवियर एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं. और इनर्ट पेयर इफेक्ट से सारे कंसेप्ट यहाँ पे उल्टे पुल्टे होते हैं. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. एक बार वंस यू अंडरस्टूड इनर्ट पेयर इफेक्ट, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व. ये लेसन को समझना है तो सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना होगा. तो ये कार्बन फैमिली अपनी. कार्बन फैमिली में भी देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है वो NH2 बनेगा. एंड तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो इट्स अ +4, बट हेवियर एलिमेंट एज यूजुअल शोज 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स +2. एंड टू कंप्लीट ऑक्टेट they can also gain 4 electron, and therefore -4 oxidation also shown by these group 14 elements. yes. अच्छा, -4 के स्टेबिलिटी के बारे में क्या लगता है आपको? -4 ज्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा, या फिर अच्छे से स्टेबल कौन करेगा -4 में? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. यानी अगर देखा जाए तो -4 की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्लम्बियम, स्टैनियम. ये तो मेटल है, इधर जैसे जा रहे ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज, एंड देयरफॉर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज. बट हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो +2 में ज्यादा स्टेबल होंगे. यानी प्लम्बियम +2 में ज्यादा स्टेबल है, थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है. तो ये है अपना कार्बन फैमिली एंड बोरॉन फैमिली. अब सबसे पहला एक काम हमें जो करना है वो है अंडरस्टैंड कर देना, जिसको आप बोला था इनर्ट पेयर इफेक्ट. वो एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं भी बता रहा है कि कुछ पेयर क्या हो चुकी है इनर्ट. पेयर इनर्ट हो जाने से, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो जाने से उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, इसको स्टडी करना इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंडर में आएगा. तो हेवियर एलिमेंट्स लाइक बोरॉन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1 है, एंड S में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड इन केस ऑफ P कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है. बट हेवियर एलिमेंट्स ये जो है अपना, इसको इस पेयर को इनर्ट बना देते हैं. यानी इस पेयर के साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहते, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते. अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जो लूज कर सकता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट क्या है कि जो हेवियर एलिमेंट्स है, हेवियर एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है? जिनका एटॉमिक मास मोर है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है. तो नीचे वाले एलिमेंट्स स्पेशली थैलियम, तो ऐसे एलिमेंट्स अपना NS की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कैसे बना दे रहे हैं? इनर्ट. एंड देयरफॉर वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रही है. तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? ओनली 1. तो सबसे पहला इफेक्ट जो देखने मिलता है इनर्ट पेयर से, उसका क्या कंसेप्ट है कि वैसे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, बट ये ओनली +1 शो करेगा. दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट. तो पहला इफेक्ट ये देखने मिला हमें कि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट थे उससे 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है. तो सबसे पहला इफेक्ट. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ने क्या कर दिया? सबसे पहले काम, जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट था उससे 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट उसका देखने मिला. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट ये है कि ये जो पेयर है ना, ये कैसी हो चुकी है? इनर्ट, यानी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है. मींस अगर, अच्छा IP क्या होता है? IP इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. अब अगर ये पेयर इनर्ट हो चुकी है तो इजीली रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन वहां से ना. वैसे टॉप टू बॉटम IP क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज. टॉप टू बॉटम IP का मीनिंग क्या होता है? यस, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाने से क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा?
इस जाएगा तो टॉप टू बॉटम आईपी क्या होती है, अरे डिक्रीज होगी ना, टॉप टू बॉटम आईपी इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होगी राइट। तो इसका स्मॉल साइज होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी जाएगा, ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखो कि हायर एलिमेंट्स के जो ns ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इनर्ट हो जाने से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट जाएगा। एंड जो हमारा कंसेप्ट था कि एटॉमिक साइज बढ़ती है और उसका आईपी कम होता है, वो यहाँ पे उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। द रीजन इज दैट इसकी पेयर कैसी है, इनर्ट पेयर हो जाने से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट जाएगा, तो इसका आईपी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेम बताता है ये क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कभी डिफाइन किया आप लोगों ने, क्या डिफाइन किया सर, डिफाइन ही नहीं किया तो क्या डिफाइन किया, क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it's a tendency of an atom in a molecule to attract electron pair toward itself। इसकी पेयर इनर्ट है यानी रिएक्टिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन देना चाहती है क्या, नहीं, इसके अपोजिट क्या करती है फिर, लेना चाहती है। या सॉरी, तो होता क्या है कि वैसे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, बट यहाँ पे इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने की हो रही है, नहीं, यानी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है क्या, नहीं, तो फिर क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। यानी इनर्ट पेयर से बहुत सारे इफेक्ट देखने मिलेंगे अपने को। कौन से इनर्ट पेयर से पहला इफेक्ट किस पे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस हो जाती है। इनर्ट पेयर से आईपी पे इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट होता है, और इनर्ट पेयर से एक और इफेक्ट होता है। अच्छा एटॉमिक साइज को के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एटॉमिक रेडियस, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक साइज के लिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, बट और भी तो है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नथिंग बट इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज तो कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अगेन आ जाओ उसी कंसेप्ट पे, इसकी पेयर कैसी है, इनर्ट, यानी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखी हुई है, दोनों पेयर को लूज करते हैं क्या, नहीं, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इनके पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो साइज पे इफेक्ट क्या होगा, तो साइज एबनॉर्मली चेंज हो जाएगा, यानी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, जो कि टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, बट लिटिल बिट यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने मिलेगा, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। यानी कौन से पॉइंट पे ओवरऑल इनर्ट पेयर इफेक्ट करेगा, चलो सबसे पहला कौन से पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा कितना, 2 यूनिट से, सेकेंड आईपी पे इफेक्ट करेगा, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट करेगा, एंड एटॉमिक साइज पे भी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इफेक्ट कर रहा है। और इतने ही पॉइंट हमें इस लेसन में डिस्कस करने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एज यूजुअल जिसमें जो कि नॉर्मली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं करेगा। कौन से क्वेश्चन ज्यादा करेगा, जिसमें एबनॉर्मलिटीज होगी। तो हमें अब देखना है एबनॉर्मलिटीज कहाँ पे आती है, कैसे आती है, जो कि हमें पता कहाँ से चलेगा, रेफरेंस क्या है, एनसीईआरटी। देखिए एक चीज हो सकती है कि आप बिल्कुल एक कंसेप्ट राइट बोल रहे हो, आपने कोई पर्टिकुलर नोट्स में पर्टिकुलर बुक से देखा है, वहां पे वो कंसेप्ट बिल्कुल राइट है, 101% हम लोग एग्री करते हैं उससे, बट एनसीईआरटी में उसको टोटल अपोजिट दिया है। किसको फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी हमारे लिए रेफरेंस है, तो हमें उससे जाना है नीट के एग्जाम के लिए। तो फिर हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं किसके तरफ, चलो एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। तो यस एनसीईआरटी सबसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑब्वियसली NH2 NP 1 से लेकर
6 इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहेंगे। फॉर एक्सेप्ट फॉर हीलियम, क्या हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एस ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम 1s2 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एस, तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैस से मैच करती है, उसको इनर्ट गैस में रख दिया गया है। ओके, इनर्ट गैस मेटल है नॉन मेटल है? कुछ नहीं, वो इनर्ट है। यस, द पॉइंट इज दैट, देखो यहां पे दिया है द अकरेंस ऑफ oxidation state 2 unit less than that group oxidation state are sometimes attributed to inert pair effect। अच्छा, ये आपको पता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम को छोड़ दो, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है कि ये होता है। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको समझे आप? मैक्सिमम 5 है, +5 है, और दूसरा +3 एंड -3 ये भी है, इस पे PyQ आ गया। तो आप अगर PyQ आ गया तो किसको टिक करेंगे? ओनली +5 है या फिर ये भी है? यस, ये सब शो करता है, +5 भी शो करता है, +3 भी और -3 भी, इवन हाइड्रोजन के लिए तो इतना कुछ है, और इनर्ट गैस तो यहां तक भी है। अच्छा, एक और पॉइंट हमें डिस्कस करके फिर हम लोग एनसीईआरटी की तरफ रिटर्न आ सकते हैं। वो पॉइंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जैसे हमारे पास फर्स्ट शेल है, उसके पास 1 सब शेल, 1 ऑर्बिट, 1 सब शेल, सेकंड 2s2p, थर्ड 3s 3p एंड 3d। फर्स्ट के पास p नहीं है, सेकंड के पास डी नहीं है, और हमारे पास हमारे पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब यहां पर क्या सेकंड एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के जो पीरियड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब ये ना होने से बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट मेंबर की बाकी उससे डिफरेंट रहती है। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनोमैलस बिहेवियर। कौन शो करेगा बोरॉन फैमिली में? बोरॉन। कार्बन फैमिली में कार्बन। क्या फास्ट आंसर आ रहा है? देखो, नाइट्रोजन फैमिली में, वाह वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर। तो ये फर्स्ट मेंबर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एनोमैलस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर, हटके बिहेवियर, है ना। जैसे अपने घर के लोग कितने अच्छे हैं, आपकी फैमिली कितने अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है, और अपन, है ना। बोरॉन फैमिली के सारे एलिमेंट सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, बट बोरॉन हार्ड है, पत्थर दिल है, वो पिघलता भी नहीं जल्दी से। बोरॉन ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर्ड सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत ही हार्ड है, ठीक है। बट बाकी सारे सॉफ्ट मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो बोरॉन का बिहेवियर बाकी उससे बड़ा ही अलग चलता है। तो बोरॉन एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, बट रीजन व्हाई, उसके ओनली एक रीजन नहीं है, 4 रीजन है। उसमें से एक रीजन तो है absence of d orbital, non-availability of d orbital. Next, small atomic size, high IP, high electronegativity, and last point non-availability of d orbital. ये 4 रीजन है। तो हम इस पे भी आएंगे, एनोमैलस बिहेवियर पे। अच्छा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज होती है, ठीक है ना। बोरॉन हमने देखा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 था, तो वो हो गया 1s 2s2 2p1। एल्यूमिनियम 3s2 3p1। क्या यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी है? ये इसके पास, एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। माइंड है, क्यों इधर क्यों चल रहा हूं मैं? एल्यूमिनियम डी ऑर्बिटल है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम
3d10 4s2 4p1। और आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में क्या लगता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके पहले दे चुके हैं। तो एस का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल इन शेप। ये इसके पीछे में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसको इतना हाइड करेगा, इतना स्क्रीनिंग करेगा, यानी इसके पीछे में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज इधर में न्यूक्लियस है और इधर में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चल जाएंगे, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। यानी क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। या देन पी का कैसा है? डंबल शेप। डी का डबल डंबल, और एफ का कॉम्प्लिकेटेड शेप है उसका, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसका है? सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एस का है। तो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम इसमें क्रिएट होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग ज्यादा करेगा ना वो। सबसे कम स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? डी और एफ। तो अगर ये स्क्रीनिंग कम कर रहे हैं तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस बाद में आ जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वैलेंस शेल जितना पास आ जाएगा, तो ऐसा हो जाने से क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट का एटॉमिक साइज से डायरेक्ट रिलेशन। स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर, एटॉमिक साइज मोर। स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस, एटॉमिक साइज लेस। ओके। अच्छा, क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा देखा होगा ना आपने कि कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट है 5th 6th 7th में है, बट उसका आईक्यू लेवल देखकर उसको स्कूल वालों ने प्रमोट कर दिया और 10th के एग्जाम देने लगा दिए। होता है ऐसे, होता है ना। प्रिंसिपल प्रमोट कर देते हैं कि नहीं 10th के एग्जाम दे दो। आपने रील में देखा होगा, मूवी वगैरह में होता है ना। एक मूवी में ऐसा, कौन सी मूवी? अब भी पूछो आपके जूनियर्स को, फट से बता देंगे। वो एक मूवी रहती है, बच्चों के साथ बैठता हो, फिर उसको कुछ मिल जाता, फिर उसको प्रमोट कर दे डायरेक्ट, है ना। देखा है? इधर देखा, आंसर बन गया। व्हाटएवर, बट आपके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग टू आपको भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको, कौन से क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा? ठीक है, तो अपने अपने क्लास में आपको प्रमोट कर दिया। अब देखो, थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझो। उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको प्रमोट कर दिया है आपके लेवल के अकॉर्डिंग टू, तो कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में? नर्सरी में, ठीक है, प्ले स्कूल। तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, और आप भी जाके बैठे हैं। ये बोर्ड है, यहाँ पे मैडम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताएं, क्या इन बच्चों से आप पे कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? कोई ये इसको स्क्रीन कर पाएंगे? नहीं। रीजन? क्योंकि छोटे साइज के, यानी इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ किए तो मैम आपको फौरन पकड़ लेंगे। अदरवाइज इधर वाले क्या करता है, अभी तो बैक साइड में गड़बड़ करे तो भी पता चलता है। जनरली पीछे वाले क्या सोचते हैं कि भैया मेरे आगे में बहुत सारे लोग बैठे, तो मैं गड़बड़ कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बट अगर स्क्रीनिंग ना हो तो ये गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज डी इलेक्ट्रॉन्स, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस है। स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो वैलेंस शेल अगर अंदर आ गया तो उसका साइज कैसा हो जाएगा? यस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ये उसमें होता है जिसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आ जाओ टॉपिक पे रिटर्न, आ जाओ इधर। एल्यूमिनियम के पास, बोरॉन के पास 2 शेल है, एल्यूमिनियम के पास 3 शेल है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो बोरॉन एल्यूमिनियम में विच वन इज बिगर इन साइज? एल्यूमिनियम, नो डाउट। बट एल्यूमिनियम एंड गैलियम में देखो, अब गैलियम में क्या है कि डी के इलेक्ट्रॉन्स, ये वही है जो डी इलेक्ट्रॉन्स जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल होना क्या चाहिए था कि बोरॉन से बिगर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम से बिगर गैलियम, बट एक्चुअल में क्या है? यस, एल्यूमिनियम इज बिगर देन गैलियम, और दिस इज इंपॉर्टेंट वन इन केस ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। अब ये तो मैंने बोल दिया, बट रेफरेंस कौन है? एनसीईआरटी ने अगर ये चीज नहीं बताई तो हम लोग उसको नहीं फॉलो कर सकते, तो चलना पड़ेगा एनसीईआरटी को देखते हुए। तो चला जाए एनसीईआरटी पर, चलो चलते हैं, फाइनल चेक करते हैं क्या क्या पढ़ा रहे सर, कुछ भी पढ़ा दे रहे, ऐसा कैसा हो सकता है क्या? तो चलो देखते हैं क्या है। आपको पता है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए क्या करना है? देखो, बायो की एनसीईआरटी अलग चीज होती है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अलग है। बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको मीनिंग थोड़ा समझ में तो आता ही है, बट ये केमिस्ट्री में तो कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है ना, लैंग्वेज वगैरह कुछ समझ में नहीं आती है। तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने का वे अलग है। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करें, मैं बताता हूँ। सर पहले तो बताया कि एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम स्पेंड करना है क्या? बिल्कुल करना है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और ज्यादा टाइम अपने यहाँ पे स्पेंड करना है। ऐसे टेबल्स, ऐसे चार्ट्स, ऐसे ग्राफ्स, जहां जहां जो जो दिखेगा एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अभी अपना टोटल क्लास इसी पे बेस है। चलो सबसे पहले तो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। बोला था कि पी ब्लॉक में ओनली 2 टॉपिक रहे, बाकी सब डिलीट कर दिया, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, यस। तो बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ट्रिक वगैरह बनाई थी आप लोगों ने, किसी को अगर नहीं लर्न है तो फाइनली ट्रिक भी ले लो, बट अब वो सब छोड़ दो, बैगन आलू वगैरह सब छोड़ दो, फाइनली लर्न करो इसको। नहीं, जिसको लर्न नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, फाइनल ऑप्शन तो ये रहेगा, बट अब डायरेक्ट बैगन आलू वगैरह छोड़ दो, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब डायरेक्ट इसको लर्न करो। अब एटॉमिक नंबर ही बढ़ रहा है, एटॉमिक मास देख लो, बोरॉन का कितना है? 10.8। कैसा क्या? इट्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटोप्स। कौन से? 10 एंड 11। परसेंटेज बताओ 10 का कितना है, 11 का कितना है, 10 का कितना है? आप एक बता, दूसरे मेरे पे छोड़ दो। किसका कितना? 10 का कितना? 19, और फिर 11 का 81। रेफरेंस एनसीईआरटी है, मिलेगा। तो एवरेज 10.8 आता है। एल्यूमिनियम का 27, और ये 2 का ही मास आपको रिमेंबर रखना है, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था। अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस पर। बोरॉन एल्यूमिनियम में विच वन इज बिगर इन साइज? एल्यूमिनियम बिगर साइज का है, बोला भी था, है भी, है ना। बट क्या गैलियम भी एल्यूमिनियम से बिगर है या फिर कुछ गड़बड़ है ना? क्या है? एल्यूमिनियम गैलियम में, गैलियम इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये मत देखो कितना है स्मॉलर, बट है ना, इसके पास 4 शेल है फिर भी 135 है, इसके पास 3 शेल है फिर भी 143 है। तो एक्सेप्शन आ चुके हैं। एंड द रीजन क्या है? Why gallium is smaller than aluminium?
Why? Gallium is smaller than aluminium due to poor screening effect of d electrons. d इलेक्ट्रॉन को जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बड़ा ही कम है. स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वैलेंस शेल जो है ना वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो गया. और वैलेंस शेल अगर इधर आएगा तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएंगी. इमेजिन करो ये जो हॉल है इसमें से अगर ये वॉल चलने लगे, इमेजिन करने में क्या प्रॉब्लम है ना. अभी बोलते चॉकलेट की दुनिया होती तो फट से इमेजिन होता, अरे हाँ सर हर चीज चॉकलेट होता, हम फैन को भी खाली होते भैया. ये इमेजिन हो जाता है. फिर ये क्यों इमेजिन होता है कि वॉल ऐसे इधर आ जा रही है तो ये हॉल जो है उसका साइज छोटा हो जाएगा. सेम यहां पर भी हो जाएगा. ओके, और आगे बढ़ जाए. इंडियम एंड थैलियम तो कोई अदर एक्सेप्शन नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसके पास 5 शेल है और 167 है. इसके पास एक शेल ऐड हो गया बट भी ओनली कितना चेंज हो गया? 3 का ही चेंज है. ओनली 3 pm का चेंज हुआ. ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है? थैलियम में लगता है, करके वो उसका साइज थोड़ा सा कम हो गया. बट एक्सेप्शन नहीं हुआ क्योंकि लिटिल बिट थोड़ा सा बिगड़ है ना. होना कितना चाहिए था? 180 190 के आसपास होना चाहिए था थैलियम का, क्योंकि 6 शेल है ना. ओके, तो ओवरऑल एक्सेप्शन कौन सा आ गया एटॉमिक साइज में? गैलियम और एल्यूमिनियम और गैलियम में आ चुका है. सेकंड, एटॉमिक रेडियस देख लो, आयोनिक रेडियस चेक कर ले, कोई एक्सेप्शन है क्या? स्मूथली इंक्रीज हो रहा है क्या? हाँ, अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन लेने का नहीं. आगे बढ़ जाओ. सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चल जाएंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज. तो 2 से 1.5 डिक्रीज हो रही है सर, डरा के रख देते हैं पहले ही. अच्छा 1 पॉइंट, हाँ तो 1.6 ये कैसे? वो तो डिक्रीज होती है आपने बोला था. एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स. गैलियम का एटॉमिक साइज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर. एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस. ठीक है, इन दोनों में तो अंडरस्टैंड होता है भैया. इन दोनों में क्या, वाई इंडियम और थैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज. और सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके लिए लगता है? थैलियम, एंड देयरफॉर उसका एटॉमिक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा. ठीक है ना. तो अब सेकंड एक्सेप्शन आ चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. वैल्यू लर्न कर लो. कितना? 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. इंडियम की क्यों ज्यादा है? किससे? गैलियम से क्यों इंडियम की क्यों ज्यादा है? द रीजन इज दैट ओनली एक पॉइंट तो हम लोग नहीं बोल सकते किसी एक से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड है. बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. एटॉमिक साइज से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है ना. तो हो गया क्या कि यहाँ पर इसके जो पेयर है वो इनर्ट हो चुकी है, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली इनर्ट पेयर इफेक्ट इधर बढ़ रहा है ना, आगे आगे टॉप टू बॉटम इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है. इसमें बहुत कम है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें है. ठीक है ना. तो ये पॉइंट है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. ओके, और आगे बढ़ जाओ. उसका इफेक्ट मेल्टिंग, डेंसिटी भी चेक कर लेते. डेंसिटी कैसे चल रहा है? इंक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है. 2.3, 2.7, 5.9, 7.3 एंड 11. तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास से, और वो यहाँ पे एप्लीकेबल भी हो रहा है, तो टेंशन लेना नहीं है इसमें. और आगे बढ़ जाओ. मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला था बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. रीजन एनसीईआरटी में गिवन है. एनोमलस बिहेवियर तो है, बट रीजन क्या है? व्हाई बोरॉन शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट? द रीजन इज दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस स्ट्रक्चर. उसका लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आप मुरमुरे के अंदर घुस गए. मुरमुरा एंड कुरकुरे इमेजिन करने में क्या आ जाता है?
तो उसके इनसाइड में आपको दिखेगा कि क्लोज पैक है स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक नहीं है, बहुत वैकेंट स्पेसेस है। बट बोरॉन के इनसाइड जाएंगे तो जैसे कोई स्टोन है, तो स्टोन के इनसाइड में टोटली पैक रहेगा वो, तो बोरॉन वैसा ही स्ट्रक्चर है कि टोटली पैक है, और ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा तो बहुत ही हार्ड रहेगा। तो बोरॉन बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है और उसको मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है 2453 मेल्टिंग पॉइंट है, बट रिमेनिंग बाकी सारे सॉफ्ट मेटल्स है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर भी अच्छा है और 933, बट एक मेटल है ये वाला, कितना मेल्टिंग पॉइंट है 303, यानी इसका अच्छा आपका बॉडी टेम्परेचर मतलब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको आइडिया होगी, ह्यूमन के बारे में आइडिया है, मतलब आइडिया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कितना बेटा, यस वेरी गुड 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना केल्विन हो रहा है 273 प्लस 37 310 310, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 303। रूम टेम्परेचर कितना होता है 298, यानी रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है और हाथ में रखते ही ये मेल्ट हो जाएगा। आपके पास एक सुपर पावर है आप जिसको नहीं जानते, वो क्या है कि गैलियम को जैसे हाथ पे रख देंगे वो मेल्ट हो जाएगा, पिघला दोगे आप उसको पिघल जाएगा वो, ठीक है ना। तो गैलियम मेल्ट हो जाएगा, ये पावर आपके पास है, आप नहीं पहचानते अपनी पावर को, पहचानो। आइस हाथ में लेते से मेल्ट हो जाता है, ये पावर है आपके पास, ठीक है। तो गैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर लिक्विड, ये समर में लिक्विड है, समर में लिक्विड स्टेट में रहता है। एंड और आगे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है 430,576। अब इधर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन समझाओ, इधर बढ़ क्यों रहा है मेल्टिंग पॉइंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अपनी पढ़ाई कैसे चल रही है, पहले स्टार्टिंग में जब आए थे हम लोग तो एकदम इंथुजियाज्म के साथ एक अपना गोल लेकर एक माइंड को सेट करके बहुत खतरनाक पढ़ाई चल रही थी, फिर धीरे धीरे कम होती हुए अब एकदम एक्सट्रीम लो तक चली गई है। अब बढ़ती है कि नहीं ये देखना है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। आगे आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है क्या एक्सेप्शन, स्मूथली डिक्रीज, यस। बट एक पॉइंट देखो, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी गैलियम 303 से लेकर 2676 तक लिक्विड स्टेट में रह सकता है, उसके बाद नहीं वो ऑपरेट होगा। तो गैलियम का जो लिक्विड में रहने का जो टाइम टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी रेंज है उसकी, एक लार्ज रेंज है जहां पे वो लिक्विड में रहता है, एंड दैट्स द रीजन गैलियम को यूज करते हैं। अच्छा थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर उसमें किसको यूज करते हैं, मर्क्यूरी, बट इट्स फॉर अपना बॉडी टेम्परेचर करने के लिए। हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्यों नहीं ले सकते, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो लिक्विड स्टेट में रहता है हाई टेम्परेचर तक और एक बहुत बड़ी रेंज तक रहे, किसको यूज करेंगे, गैलियम। एनसीईआरटी में लिखा भी है कि गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, और इस पे क्वेश्चन आते भी हैं। ओवरऑल इनर्ट वैल्यू के बारे में क्या बोलते हो, इनर्ट वैल्यू निगेटिव रहने से क्या होता है, वो मेटल रिएक्टिव है अदरवाइज एक्टिव है, रिएक्टिव है। अच्छा इसका एक और मीनिंग होता है, ये कहां से कहां जा रहा है, M3 पॉजिटिव से M, ये जाना प्रीफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि M3 में स्टेबल है। और अपना थैलियम का कितना आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, उसका पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया वो M+3 में अनस्टेबल है, +3 में अनस्टेबल है और वहां से जाना चाहता है M में करके उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। Whereas M+1 से M में जाना उसकी वैल्यू उसकी नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि थैलियम +1 में तो स्टेबल है और वहां से जाना प्रेफर नहीं करता है, यानी उसकी इनर्ट वैल्यू से हम लोग उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं।
तो थैलियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? +1, और बाकी किस में स्टेबल है? +3 में, है ना। तो ये पॉइंट है, यानी एक एक पॉइंट को, एक एक टेबल को देखो, मैं कब से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि टेबल खत्म ही नहीं हो रहा है। एक टेबल, उसका एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना और उसके पॉइंट्स बनाना। फिर अब इसमें से कौन से पॉइंट्स जो हम लोग बना सकते हैं बताओ? एक तो एटॉमिक साइज वाला पॉइंट है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। 3 पॉइंट है जो हमें मेंशन करना है स्पेशली। थोड़ा सा आईपी भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या लगता है बोरॉन एल्यूमिनियम में किसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है? बोरॉन तो हार्ड इन साइज, हार्ड इन स्ट्रक्चर, उसका लैटिस बड़ा हार्ड है और उसका साइज भी स्मॉल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोस्ट डिफिकल्ट। बट एल्यूमिनियम गैलियम में थिंक करो थोड़ा सा। एल्यूमिनियम छोटू ना, एल्यूमिनियम थोड़ा सा मोटू और गैलियम थोड़ा छोटू। नाउ थिंक ओवर इट, गैलियम और एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किस में से डिफिकल्ट जाएगा? गैलियम। तो किसका एपी मोर होगा? तो अभी जो बोला है वो होना चाहिए। देखो, इन दोनों में बोला था कि बोरॉन, चलो मान लिया। इन दोनों में थोड़ा भी क्यों ना हो, बट 577 और 579, 579 इज ग्रेटर देन 577, ठीक है। ओके, अब आगे चलो। जैसे आगे जा रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इधर, ठीक है। अब ये देखो कि सबसे हाईएस्ट किसका है? फर्स्ट आईपी बोरॉन, उसके बाद डायरेक्ट थैलियम, है ना। पहले बोरॉन एंड देन थैलियम। बाकी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में इसका ज्यादा है, इन दोनों में इसका ज्यादा है, ऐसे। तो कुछ चीजें ऐसी है जो लर्न करने से बेटर अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ज्यादा इजी जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली लर्निंग के बेस नहीं होता, इसको अंडरस्टैंड भी करना होता है। चले, तो ये सारे पॉइंट हो गए ग्रुप किससे? 13 के। ग्रुप 13 के पॉइंट्स हो चुके हैं। ऐसे ही सेम पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके? 14 के। बट पहले मुझे बता दें क्या पॉइंट बने हैं एटॉमिक साइज के बारे में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, यस, राइट, बिल्कुल राइट है, ऐसा ही है, ठीक है। ऑलवेज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। ये तो क्या क्या हो गया है ना, क्या से क्या हो गया, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देन मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन, ये क्या था? बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। आगे इंडियम, थैलियम। पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके, +1 में स्टेबल कौन है? +3 में स्टेबल कौन है? तो अगर थैलियम किस में स्टेबल है बोला, और अगर +3 में रहा तो अनस्टेबल है। +3 से कहां जाना चाहेगा? +1 में जाना चाहेगा। जैसे कोई एग्जांपल दो ना जिसमें आप अनस्टेबल हो जाते हो और वहां से इधर जाने के बाद में स्टेबल हो जाते हो। जैसे घर पे जाते बराबर आपके पास बुक्स दे दिए जाए कि ले बेटा, तो आप कैसे हो जाते हो? अनस्टेबल। या फिर पेरेंट्स आपको आप पे चिल्लाते रहते कि बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, आप कैसे हो जाते हो? अब पेरेंट्स ने घर पे जाके बराबर मोबाइल आपके हाथ में दे दिया तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो यहां से यहां तक सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। यहां से यहां तक जाना है ना, क्या कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। और जो रिडक्शन में जाए वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज जो अपना इंडियम है ना, वो +1 में कैसा है, कहां जाना चाहता है, एंड देयरफॉर कौन सी रिएक्शन जाना चाहता है, और कौन सा एजेंट है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास इसके। अब ये तो हो गया ग्रुप नंबर 13 के लिए। ऐसा ही सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है ग्रुप 14 के लिए, और उसका रेफरेंस तो चला जाए। तो क्या एनसीईआरटी में दिया है ग्रुप 14? चलो देखते हैं ग्रुप 14 एनसीईआरटी में दिया है क्या। काश ना हो सर, ना हो दिया ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, दिया होगा। चले, एटॉमिक नंबर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनियम एंड प्लम्बियम, 3 एनलाइट। एटॉमिक मास कार्बन का 12, सिलिकॉन का 28, बाकी कुछ लर्न करना नहीं है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14? NH2 Np2, and therefore the common oxidation state +4 and +2। +4 किस में स्टेबल और +2 किस में स्टेबल? इन केस ऑफ प्लम्बियम +2 इज स्टेबल, और +4 में वो कैसा रहेगा? +4 से कहा जाना चाहेगा? +2 जाना चाहेगा, तो कौन सा रिएक्शन, तो कौन सा एजेंट? तो प्लम्बियम +4 में एक कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्टैनियम +2 में कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि +2 में अनस्टेबल है। कहा जाएगा? +4 में। कौन सा रिएक्शन जा रहा है, तो कौन सा एजेंट होगा? यस, वही कहानी दोबारा। जैसे कि अपन देखते नहीं क्या, एक सीरीज रहती है, उसमें पहले वो नागिन वगैरह वो उसको मार देती, फिर वो उससे बदला लेती, फिर उसकी बेटी और आती, फिर वो इस तरह चलता रहता। तो ग्रुप 13 में जो हो गया वही ग्रुप 14 के लिए रहेगा। सेम चलता रहता है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। क्या बोला? नहीं, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे पता रहता है, मेरे स्टूडेंट बताते रहते हैं कि सर ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपसे पता चलता है मुझे, उतना देखने के लिए टाइम थोड़ी ना हमारे पास। ठीक है, यस। तो कोवेलेंट रेडियस देख लो, कुछ चेंज अगर हो रहा है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनियम एंड प्लम्बियम। एटॉमिक रेडियस कोई एक्सेप्शन है? नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, एक्सेप्शन कम आएंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। यानी इसका एटॉमिक साइज हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले, कितनी है? कार्बन की 2.5 और सिलिकॉन की मुझे लगता है इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज तो हो रही है। हाँ, उसके बाद में अरे तो हाँ 1.80 तो है। कार्बन की कितनी है? 2.5। सिलिकॉन की उससे आगे? अरे हाँ ठीक है, सिलिकॉन 1.8, उससे आगे बताओ ना। अच्छा, उससे आगे 1.8, देन अगेन आगे 1.8 एंड फाइनली 1.9। यस, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी, वैसे अगर कार्बन को छोड़ दिया जाए तो डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट कार्बन की डेंसिटी इतनी मोर क्यों है कंपेयर टू सिलिकॉन? क्योंकि कार्बन की डेंसिटी जो आ रही है ना, वो कहां से ले रहा है? वो ले रहा है वो ग्राफाइट से। ग्राफाइट, डायमंड, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली डायमंड, ग्राफाइट बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है। डायमंड हार्डेस्ट नोन एलिमेंट है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, बट बाकियों का डिक्रीज होगा। बट इनर्ट पेयर, यस, कुछ नहीं आता तो एक तो आंसर बनता ही है। जैसे ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, हमारे पास आंसर रेडी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे यहां पर है ना, जैसे आईपी भी देखो, अब आईपी वैसे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बट इधर इसका इंक्रीज होने का रीजन कुछ नहीं आता, तो डायरेक्ट आंसर लगा दो, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम केस में राइट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ग्रुप 13 और ग्रुप 14। अब इसके पॉइंट्स आपको बनाने हैं, जैसे ग्रुप 13 के बनाए वैसे 14 के भी बनाने हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट भी है। चलो पॉइंट्स बनाओ, एनसीईआरटी से पढ़ो लेसन को। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।